सुहाग सिंदूर और प्रेम। लेखिका सरोज वर्मा कमल जी। बुआ जी, स्टोर रूम में ये किसी की शादी की तस्वीर मिली है। इसमें ये महिला तो मम्मी की जैसी लग रही है, लेकिन पुरुष तो पापा जैसे नहीं लग रहे। अबिका ने अपनी बुआ सास से पूछा। सच कहती है तू? ये तेरी सास सरगम ही है, दमयंती बुआ बोली। और ये कौन है? अबिका ने पूछा। ये तेरे पहले ससुर हैं, दमयंती बुआ बोली। तो क्या मम्मी जी की 2 शादियां हुई थीं? ये मुझे पुलकित ने कभी नहीं बताया, अबिका बोली। ये बात तो पुलकित को भी पता नहीं है, तो तुझे कैसे बताएगा? दमयंती बुआ बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आया बुआ जी, अबिका बोली। वो ये कि तेरे ससुर कमलेश्वर सरगम के दूसरे पति थे। ये बात तीनों बच्चों में से किसी को नहीं पता, दमयंती बुआ बोली। लेकिन क्यों? अबिका ने पूछा। क्योंकि कमलेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बच्चों में से ये कहे कि वो उनका दूसरा बाप है, दमयंती बुआ बोली। आप पूरी बात बताइए ना बुआ, ऐसे बात को गोल गोल मत घुमाइए, अबिका बोली। तू क्या सरगम और कमलेश्वर की जिंदगी के बारे में सुनना चाहती है? दमयंती बुआ बोली। जी बुआ जी, मुझे भी जानना है आखिर पूरी बात क्या है, अबिका बोली। तो तू सरगम की पूरी कहानी सुनना चाहती है? दमयंती बुआ बोली। जी बुआ जी, आखिर क्या थी मम्मी की कहानी? उन्हें 2 शादियां क्यों करनी पड़ी? अबिका ने पूछा। तो सुन, मैं सुनाती हूँ तुझे सरगम की कहानी। और इतना कहकर दमयंती बुआ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये तब की बात है जब कमलेश्वर और सरगम छोटे हुआ करते थे। दोनों के पिता रेलवे में काम करते थे। कमलेश्वर के पिता स्टेशन मास्टर थे और सरगम के पिता अभियंता थे। दोनों के ओहदे अच्छे थे, इसलिए दोनों को बहुत बड़े सरकारी घर मिले हुए थे। रेलवे कॉलोनी में घर भी बहुत बड़े थे, बिल्कुल बंगलों की तरह। वहीं दोनों बच्चे अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कमलेश्वर के पिता रामधनी सिंह, माँ सुमित्रा और 2 बड़े भाई बहन। कमलेश्वर सब में छोटा और दुलारा था। सरगम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता शशिकांत गुप्ता और माँ प्रतिमा रामधनी और सुमित्रा से उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए प्रतिमा सुमित्रा को जीजी और शशिकांत रामधनी को बड़े भैया कहकर पुकारते थे। कॉलोनी में और भी परिवार थे, लेकिन उनके ओहदे इन दोनों से कम थे, इसलिए इन दोनों परिवारों का रेलवे के और घरों से ज्यादा संपर्क न था। लेकिन उन सबके दुख सुख में शामिल जरूर होते थे। लेकिन दोनों परिवार ही एक दूसरे की खुशियों में ज्यादा शामिल होते थे। इसी तरह दोनों बच्चे सरगम और कमलेश्वर साथ स्कूल जाते, साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। शशिकांत ने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, वो भी अपने परिवार की मर्जी के बिना। इसलिए शशिकांत के परिवार वालों के हृदय में शशि के लिए कोई स्थान न था। वो शशि से इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रतिमा के माँ बाप नहीं थे। वे एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस प्रतिमा के एक दूर के मामा थे, जिन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बस इसीलिए शशि अपने परिवारजनों के पास नहीं जाता था। अपने परिवार के साथ कोई भी तीज त्योहार आता वो अकेले ही मनाते। लेकिन उधर रामधनी का परिवार तीज त्योहार मनाने अपने गांव ही जाता था। सबकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। सरगम और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ, सरगम अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। उसने मोहल्ले की और भी लड़कियों को शादी में दावत में बुलाया था। गुड़िया उसकी थी और दूल्हा किसी और लड़की का था। लड़कियों का खेल था, इसलिए उसने कमलेश्वर को बुलाना उचित नहीं समझा। ब्याह रेलवे कॉलोनी के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर था। प्रतिमा ने उस दिन सबके लिए बहुत सारे पकवान बनाए और शादी की सारी व्यवस्थाएं उसी ने की। पत्तल, सकोरे, शादी की साज सजावट सब उसने ही की थी। उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो तो अनाथ थी। उसके नाज और नखरे उसके पति के सिवाय किसी और ने नहीं उठाए थे, इसलिए वो अपनी बेटी सरगम के सभी नखरे उठाती थी। उस दिन इतवार था। कमलेश्वर देर तक सोया रहा और फिर दोपहर तक बाहर आया खेलने के लिए। लेकिन ये क्या, वहां तो गुड़िया का ब्याह रचाया जा रहा था, वो भी सरगम की गुड़िया का। और वो गुस्से में दंदनाते हुए सरगम के पास पहुंचकर बोला, सरगम, आज तेरी गुड़िया का ब्याह था और तूने मुझे नहीं बुलाया। ये सब लड़कियों के काम हैं, तुम लड़कों का भला यहाँ क्या काम? सरगम बोली। मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना। देख, तूने ये भगवान जी का काला धागा मेरे गले में बांधते हुए कहा था ना कि मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। कमलेश्वर ने प्रमाणित किया। हाँ कहा था, तो तू क्या कर लेगा? जा, नहीं बुलाया और ना कभी बुलाऊंगी। सरगम भी तैस में आ गई। तेरी ये मजाल, तू मुझे नहीं बुलाएगी? और इतना कहकर कमलेश्वर ने सरगम की गुड़िया फेंक दी और सारा सामान भी बिखेर दिया। सरगम भी कहाँ कम थी, उसने कमलेश्वर की हथेली अपने मुंह में भर ली और इतनी जोर से दांत गड़ाए कि खून निकल आया। कमलेश्वर दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर सब बाहर भागे।
तब तक कमलेश्वर की पूरी हथेली खून से भर चुकी थी और काटने के बाद सरगम डर के मारे घर में कहीं छिप गई। शशिकांत ने फौरन कमलेश्वर को अपनी साइकिल में बैठाया और ले चले डॉक्टर के पास पट्टी कराने, क्योंकि उस समय रामधनी घर पर नहीं थे और फिर चोट तो शशिकांत की बेटी ने दी तो कमलेश्वर का ही ये करने का फर्ज बैठता था। थोड़ी देर में शशिकांत कमल को लेकर घर आ गए। कमल को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, पट्टी भी हुई और हफ्ते भर के लिए दवाई की पुड़िया भी खाने को मिली। बेवजह इतना सारा कष्ट वो बिल्कुल भरा बैठा था सरगम पर। जब कमलेश्वर की पट्टी हो गई तो सुध आई सरगम को डांटने की, लेकिन सरगम तो गूलर का फूल हो गई थी। सबने इतना ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अब तो प्रतिमा रोने को हो आई और करम पर हाथ धरकर बैठ गई। उसे लगा ऐसा ना हो कि उसकी बच्ची डर के मारे किसी रेल में बैठकर कहीं चली गई हो। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मोहल्ला भर सरगम को खोजने में लग गया, लेकिन सरगम कहीं ना मिली। रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। पुलिस भी ढूंढने में लग गई। आधी रात होने को आई सरगम को खोजते खोजते, लेकिन सरगम कहीं ना मिली। माथे पर हाथ रखकर सब बाहर बैठे थे। शशिकांत को हल्की ठंड महसूस हुई तो उसने प्रतिमा से कहा कि भीतर से शॉल ले आओ। प्रतिमा भीतर शॉल लेने पहुंची। उसने कपड़ों की बड़ी सी टोकरी को टटोला तो सरगम उन्हीं कपड़ों के बीच में घुसी सो रही थी। जैसे ही प्रतिमा ने सरगम को देखा तो मारे खुशी के चिल्ला उठी, मिल गई सरगम, सरगम मिल गई। सब दौड़े दौड़े भीतर आए। शशिकांत और प्रतिमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और तभी कमलेश्वर भी भागकर आ पहुंचा और उसने सरगम से पूछा, कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गया था, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए इस टोकरी में आकर छिप गई, फिर मुझे नींद आ गई। सरगम ने मासूमियत से जवाब दिया। अब बड़ों के बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। दोनों ने इस झगड़े को आपस में सुलझा लिया था। दिन बीतते जा रहे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब सरगम 11 की पूरी होकर 12वें साल में पहुंच गई थी और कमलेश्वर भी 13वें साल में पहुंच गया था। दोनों की दोस्ती अब भी बरकरार थी। हालांकि कभी कभी प्रतिमा सरगम से कहती भी थी कि अब तू बड़ी हो रही है, कमल से ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। क्यों? वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, उससे दोस्ती ठीक क्यों नहीं? सरगम पूछती। सरगम का जवाब सुनकर प्रतिमा भी चुप हो जाती। अब वो भी क्या कहती और कैसे समझाती सरगम को। इसी बीच प्रतिमा 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने ऊपर जाते तो उसका शरीर उस बच्चे को स्वीकार न करता और उसके गर्भ को सूना करके पुनः भगवान के पास लौट जाता। अब प्रतिमा और शशिकांत ने ये सोचकर संतोष कर लिया था कि चलो एक संतान तो है, वे संतानहीन तो नहीं है और फिर उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम तो नहीं। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसला जा रहा था और एक दिन शशिकांत रेल में किसी गड़बड़ी को देख रहे थे। रेल के इंजन में बाहर की ओर खड़े होकर कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और तभी उन्हें बिजली का झटका सा लगा। वे अपना संतुलन खो बैठे और रेलवे की पटरी पर आकर गिरे। तभी उनका सिर पटरी से इतनी जोर से टकराया कि वो फिर कभी खड़े ना हो सके। शायद सिर में गंभीर चोट आई थी। रेलवे कॉलोनी में जब उनकी मौत की खबर पहुंची तो हाहाकार मच गया। प्रतिमा को तो कुछ होश ही ना था और न कोई खबर। उसके तो आंसू भी ना निकले थे। शशिकांत का परिवार भी गांव से आ पहुंचा था। जवान बेटे का मौत का इल्जाम बहू के ऊपर थोपकर और बेटे की अस्थियां लेकर वे भी रवाना हो गए। रह गए माँ बेटी, जिन्हें रामधनी के परिवार ने संभाला। खबर सुनकर प्रतिमा के मामा भी आ पहुंचे। उन्हें देर से खबर मिली, इसलिए पहले ना आ पाए और जिस रोज मामा आए उसी रात को सरगम को इस दुनिया में अकेला छोड़कर प्रतिमा भी अपने शशि के पास चली गई। रोती बिलखती सरगम को कमलेश्वर की माँ ने संभाला। इतनी सी उम्र में उस पर पहाड़ टूट पड़ा था। प्रतिमा का अंतिम संस्कार करके बूढ़े मामा अपने भांजी की अस्थियां और अपनी नातिन को लेकर गांव जाने को रवाना हो गए और पीछे छूट गई कमलेश्वर और सरगम की दोस्ती। इधर सरगम आंसू बहाती रही और उधर कमलेश्वर को उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। सरगम अपने माँ के मामाजी रघुवर दयाल जी के साथ उनके घर पहुंची तो उसको देखते ही उनकी पत्नी संतोषी का मुंह बन गया और वो रघुवर दयाल जी से बोली, बड़ी मुश्किलों से तो अनाथ माँ से पीछा छूटा था, अब उसकी अनाथ बेटी को भी उठा लाए। तुमने क्या अनाथों को पालने का ठेका ले रखा है? चुप रहो, कुछ तो सोच समझकर बोला करो। किसके भरोसे अनाथ लड़की को छोड़ देता? कुछ भी हो, चाहे दूर की ही सही, है तो अपने रिश्तेदार की ही बेटी, ऊपर से कन्या, और फिर इंसानियत के नाते ही कुछ सोच लिया करो। भगवान को क्या मुंह दिखाओगी अगर इतना पाप करोगी तो? रघुवर दयाल जी बोले, जिंदगी भर माँ को रखा और अब बेटी को भी खिलाएं पढ़ाएं और फिर ब्याह का भी खर्चा उठाएं। संतोषी बोली, तुम्हारा नाम संतोषी किसने रखा? क्योंकि तुम्हारे नाम के अनुसार तुम्हारी प्रकृति नहीं है। कभी किसी की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो।
कुछ तो संतोष रखा करो। जब मरोगी तो कि ये धन दौलत सिर पर लाद कर ले जाओगी, कुछ नहीं जाता साथ में, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम क्या चाहते हो? सब कुछ दान कर दूं और सड़क पर भीख मांगने लगूं? संतोषी बोली, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। संतोषी बोली, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मैं हार चुका हूँ तुमसे, ना जाने कब पीछा छूटेगा तुमसे। रघुवर दयाल जी बोले, तो मार क्यों नहीं डालते मुझे, रोज रोज की झंझटी खत्म हो जाएगी। संतोषी बोली, यही तो कर नहीं सकता, मुझे अपने कर्म नहीं बिगाड़ने। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? संतोषी बोली, कभी नहीं, ये बच्ची मेरे घर में ही रहेगी। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं इसे खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी। संतोषी बोली, ठीक है तो मत खिलाओ, मैं इसे लेकर खेत वाली कोठरी पर पड़ा रहूंगा, मैं इसे बनाकर खिलाऊंगा। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरी तीनों बेटियां इस घर में रहती थीं तो इसकी माँ उनका हिस्सा बांट लेती थी, अब ये मेरी पोती का हिस्सा बांटने आ गई है। संतोषी बोली, कोई किसी का हिस्सा नहीं बांटता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें जो दिखे सो करो। और इतना बोलकर संतोषी भीतर चली गई और रघुवर दयाल जी सरगम को लेकर खेत वाली कच्ची कोठरिया में रहने चले गए। संतोषी भीतर पहुंची तो उसका बड़बड़ाना चालू रहा। उसका बड़बड़ाना देखकर उसकी बहू कनकलता ने पूछा, अम्मा क्या बात है, किस पर इतना गुस्सा हो रही हो? अब तू ही बता, सालों पहले अनाथ प्रतिमा को मैंने इस घर में रहने दिया, वो तो मैं जैसे तैसे सह गई, लेकिन अब उसकी अनाथ बेटी को भी तेरे बाबूजी उठा लाए। संतोषी बोली, अच्छा तो ये बात है। कनकलता बोली, हाँ यही बात है, अब तेरी कालिंदी सयानी हो रही है, उसका ब्याह करना है, कब तक अनाथों को पालते रहेंगे? मैंने कह दिया तो मुंह फुलाकर खेत वाली कोठरिया में रहने चले गए उस लड़की के साथ। संतोषी बोली, लेकिन अम्मा तुम ही तो बताओ, अगर बाबूजी खेत वाली कोठरिया में रहेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुलवा लो अम्मा, पड़ी रहेगी वो लड़की एक कोने में, इतना बड़ा तो घर है, उससे काम करवाएंगे ना, मुफ्त में थोड़ी ही देंगे रोटी। कनकलता बोली, मेरी मोटी बुद्धि में तो ये बात घुसी ही नहीं, बेकार ही जाने दिया तेरे बाबूजी को। संतोषी बोली, कोई बात नहीं अम्मा, ये आए जा रहे हैं, इनको भेज देना बाबूजी को लाने और कहना कि वो लड़की इस घर में रह सकती है। कनकलता बोली, हाँ यही सही रहेगा, दिनेश को आ जाने दे, वो ले आएगा तुम्हारे बाबूजी को। संतोषी बोली, लो अम्मा हो गई ना समस्या हल, तुम फालतू परेशान हो रही थीं। कनकलता बोली, हाँ बहुरिया तुम सही कहती हो। संतोषी बोली, और फिर जब दिनेश लौटा तो संतोषी ने फौरन ही उसे रघुवर दयाल जी को लाने भेज दिया। रघुवर दयाल जी सरगम के साथ घर आ गए। संतोषी ने कनकलता को समझा दिया कि भला इसे बचा खुच्चा बासी खाना ही मिले, मिठाइयाँ और घी की तो ये लड़की शक्ल भी न देख पाए, जब ये काम कर ले तभी इसे खाने को दो, महारानी नहीं है कहीं की। सास की सभी हिदायतों पर कनकलता ने हाँ की मोहर लगा दी, लेकिन वो सास के बताए हुए रास्ते पर न चलती। उसे लगता कि जैसे उसके लिए उसकी बेटी कालिंदी है, वैसे ही ये भी बेचारी अनाथ है, किसी का क्या बिगाड़ सकती है, बिगड़ तो सब कुछ इसका गया है। लेकिन जब सास सामने होती तो वो उससे मजबूरी में काम करवा लेती और सास के इधर उधर होते ही सारा काम खुद कर लेती। सास की नजरों से बचाकर उसे छुप छुप कर बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाती। सरगम भी मामी को चाहने लगी थी। संतोषी से छुप छुपाकर कनकलता कभी कभी सरगम के बालों में तेल लगाती, उसके बाल बनाती, उसके सिर पर ममता भरा हाथ फेर देती, लेकिन वो संतोषी के सामने कभी भी जाहिर न होने देती कि वो सरगम को चाहती है। सरगम के दिनेश मामा भी उसके लिए कपड़े ला देते, उसकी जरूरत का सामान ला देते। दिनेश ने ये भी सोचा कि कालिंदी की तरह सरगम भी फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे, लेकिन संतोषी इस बात के लिए कतई राजी न हुई। इसलिए सरगम 8वीं के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाई। लेकिन वो कमलेश्वर को तो जैसे भूल ही गई थी, और इधर कमलेश्वर के मन में अभी भी सरगम की यादें जिंदा थीं। वो उसकी तस्वीर लेकर उसके सामने खड़े होकर घंटों बात करता। सरगम के जाने के बाद उसने खेलना कूदना काफी कम कर दिया था। जब उसकी माँ कहती या परिवार का कोई सदस्य उसे बाहर जाकर खेलने को कहता, तभी वो बाहर जाता। ऐसा लगता था कि जैसे उसका बचपना सरगम के साथ ही चला गया हो। उसे अपनी जिंदगी रूखी सी लगने लगी थी। बस वो जी रहा था, लेकिन पढ़ाई पर वो अभी भी ध्यान दे रहा था और स्टेशन पर जाकर घंटों बेंच पर बैठकर रेलगाड़ियों को आता जाता देखता रहता। उसे अब भी आशा थी एक न एक दिन सरगम जरूर लौटेगी। समय यूं ही बीतता जा रहा था। कालिंदी ने अब 12वीं पास कर ली थी। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। अब संतोषी को कालिंदी के ब्याह की फिक्र सताने लगी। इधर सरगम कालिंदी से छोटी थी तो वो अब 16वीं में लग चुकी थी।
रघुवर दयाल जी ने अब कालिंदी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल भी गया। रघुवर दयाल और दिनेश लड़के वालों के घर जाकर सब कुछ देख भी आए थे। उन्हें लड़का और परिवार दोनों जच गए थे। इधर सरगम अभी भी अल्लड़ थी, छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती। घर के कामों से फुर्सत हो जाती तो पेड़ों पर चढ़कर कहीं आम तोड़ने भाग जाती तो कहीं अमरूद, और रोज न रोज किसी न किसी से झगड़ा मोल लेकर आती। जब संतोषी को उलाहना मिलता तो वो उसके खून की प्यासी हो जाती और रघुवर दयाल जी से कहती, देखो मैंने कहा था ना कि इस लड़की को मत रखो, दिन भर आवारा की तरह घूमती है, ना काम की न काज की, बस मुफ्त का खाने को दे दो। नानी, उसने पहले मेरे बाल घसीटे थे तो मैंने भी गाल पर थप्पड़ धर दिया। सरगम बोली, देखो कितना बोलती है, गलती भी की और ऊपर से चिल्ला भी रही है। इतनी बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं कि घर में रहे शरीफ लड़कियों की तरह, बस दिन भर इससे झगड़ा उससे झगड़ा, इसके सिवाय इसको कुछ नहीं आता। संतोषी बोली, अच्छा सरगम बेटा, पूरी बात बताओ। रघुवर दयाल जी ने पूछा। नाना जी, उस माधव ने मेरे सारे अमरूद छीन लिए, मैंने बड़ी मेहनत से तोड़े थे। मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे बाल पकड़कर खींच दिए, तो क्या मैं चुपचाप रहती? सो मैंने भी थप्पड़ धर दिया। वो सह नहीं पाया तो मैं क्या करूं? और वो रोता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर माँ से शिकायत की होगी तो उसकी माँ दंदनाते हुए नानी के पास आ गई, उलाहना लेके। सरगम बोली। सरगम की बात सुनकर रघुवर दयाल जी हंस पड़े। रघुवर दयाल जी का हंसना देखकर संतोषी चिढ़ते हुए बोली, और चढ़ाओ खोपड़ी पर, अगर ऐसी ही हरकतें रहीं तो कल को ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा, फिर जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अरे भाग्यवान बच्ची है, आ जाएगी समझ। रघुवर दयाल जी बोले, मुझे क्या लेना देना, जब ब्याह नहीं होगा तो तुम ही कहोगे। इतना कहकर संतोषी भीतर चली गई। तब रघुवर दयाल जी सरगम से बोले, जाओ बिटिया, तुम भी भीतर जाकर जरा अपना हुलिया ठीक कर लो। जी नाना जी, अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर सरगम भीतर चली गई। ऐसा अक्सर होता ही रहता था सरगम के साथ, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से मार कुटाई। संतोषी आकर रघुवर दयाल जी से शिकायत करती तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें अब इन सब की आदत जो पड़ चुकी थी। अब कुछ दिनों के बाद कालिंदी को वो परिवार और लड़का देखने आया। कालिंदी उन सबको पसंद आ गई और 2-4 महीनों के बीच में ब्याह भी पक्का हो गया। जेठ मास में ब्याह होना तय हुआ। जोर शोर से सब ब्याह की तैयारियों में लग गए। जब ब्याह के 15 दिन रह गए तो रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। बहुत सालों के बाद घर में ब्याह का अवसर आया था। रघुवर दयाल जी की सबसे छोटी बेटी के ब्याह के बाद तो वो किसी भी रिश्तेदार को न्योता देना ना भूले। उन्होंने अपने पुराने मित्रों को भी न्योता दिया। फिर एक रोज सरगम दोपहर के समय किसी आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रही थी। उसके हाथ में 2-4 आम थे। तभी उसके हाथ से एक आम छूटकर पेड़ के नीचे गुजर रहे बुजुर्ग को जा लगा। उन्होंने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो वहां सरगम थी। उन्होंने कहा, ऐ लड़की, नीचे उतर, नहीं आती क्या कर लोगे? सरगम बोली, बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया है तेरे माँ बाप ने? बुजुर्ग बोले, तो मेरे माँ बाप तो हैं ही नहीं। सरगम बोली, सच कहती हो? बुजुर्ग ने पूछा। जी बिल्कुल सच, मैं झूठ नहीं बोलती। सरगम बोली, अच्छा नीचे आजा बिटिया, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बुजुर्ग बोले, ठीक है, आती हूँ नीचे, डांटना मत। सरगम बोली, नहीं डांटूंगा बिटिया, आ तो। बुजुर्ग बोले और सरगम पेड़ से नीचे उतर आई। सरगम ने पेड़ से नीचे उतरते ही उन बुजुर्ग से कहा, लो आ गई नीचे, बोलो क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, ये तो बता तेरा नाम क्या है? बुजुर्ग ने पूछा। मेरा नाम सरगम है, और तुम्हारा नाम? सरगम ने धड़ल्ले से पूछा। मैं जगजीवन राम हूँ। वे बुजुर्ग बोले, अच्छा आम खाओगे? सरगम ने पूछा। ना बेटी, तुम ही खाओ, वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। सरगम बोली, तुम भी तो बहुत अच्छी हो बिटिया। जगजीवन राम जी बोले, ना मैं अच्छी नहीं हूँ। सरगम बोली, ऐसा कौन कहता है? मुझे तो तू बहुत भली लगी। जगजीवन राम जी बोले, ऐसा नानी कहती हैं और गांव वाले भी कहते हैं। सरगम बोली, तुम्हारी नानी और गांव वाले बिल्कुल गलत कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। जगजीवन राम जी बोले, कहीं तुम मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे? सरगम बोली, भला तुझे कोई बुद्धू बना सकता है, तू तो बड़ी समझदार है। जगजीवन राम जी बोले, वैसे तुम इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? सरगम ने पूछा। तूने सही पहचाना, सच में मैं इस गांव का नहीं हूँ। जगजीवन राम जी बोले, तो कहाँ से आए हो? सरगम ने पूछा। मैं सीतापुर से आया हूँ। जगजीवन राम जी बोले, यहाँ क्या करने आए हो? सरगम ने पूछा। मैं यहाँ अपने दोस्त की पोती की शादी में आया हूँ। जगजीवन राम जी बोले, किसके घर जाओगे? सरगम ने पूछा। रघुवर दयाल है मेरे दोस्त का नाम, बहुत साल पहले आया था मैं इस गांव में, उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी में।
जगजीवन राम जी बोले, तो तुम नाना जी के दोस्त हो और कालिंदी की शादी में आए हो? सरगम ने पूछा। अच्छा, तो तुम रघुवर दयाल जी की नातिन हो? जगजीवन राम जी ने पूछा। मैं उनकी दूर की नातिन हूँ, तभी तो मुझे नानी प्यार नहीं करती। सरगम बोली, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जगजीवन राम जी बोले, ये तुम नानी जी से पूछ लेना। अब यही खड़े खड़े बतियाते रहोगे कि घर भी चलोगे? सरगम बोली, अच्छा घर चलते हैं। इतना कहकर जगजीवन राम जी सरगम के संग चल पड़े। घर पहुंचकर जगजीवन राम जी ने सरगम के बारे में रघुवर दयाल जी से पूछा। तब रघुवर दयाल जी ने सरगम की सारी कहानी कह दी। सरगम की कहानी सुनकर जगजीवन राम जी बोले, कितनी प्यारी बच्ची है और ऐसा अनर्थ हो गया बेचारी के साथ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इसके बारे में कि अभी तो मैं जिंदा हूँ तो इसे संभाल लेता हूँ, कोई कुछ कहता है तो इसका पक्ष ले लेता हूँ, लेकिन मेरे बाद न जाने इसका क्या होगा, कौन संभालेगा फिर इसे। कितनी भोली और मासूम है, अभी दुनियादारी की भी कोई समझ नहीं है इसे। रघुवर दयाल जी बोले, ठीक कहते हो मित्र, बहुत ही भोली है। जगजीवन राम जी बोले, इसलिए तो डर लगता है। रघुवर दयाल जी बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मन के सच्चे लोगों के साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देते। जगजीवन राम जी बोले, शायद तुम ठीक कहते हो मित्र। रघुवर दयाल जी बोले। दोनों मित्रों के मध्य ऐसे ही वार्तालाप चलता रहा। जगजीवन राम जी भी ब्याह के कामों में रघुवर दयाल जी का हाथ बटा रहे थे और उन्हें जब भी फुर्सत मिल जाती तो वे सरगम से बात करना नहीं भूलते। उससे बात करते करते वे कभी कभी अपने आप को भूल जाते। उन्हें 2-3 दिनों में ही सरगम से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। शादी वाले दिन कनकलता ने सरगम को अपने हाथों से सजाया, कुछ गहने भी पहना दिए। बसंती रंग के लहंगे में सरगम का रूप कुंदन सा दमक उठा। उसे जो भी देखता देखता रह जाता। 16 साल की सरगम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ही बड़ी लग रही थी। दिनेश भी अपनी भांजी को देखते ही रह गया और कनकलता से बोला, लगता है अगले 1-8 सालों में हमारे घर एक और बारात आने वाली है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी सरगम को अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ वो राज करे और उसका दूल्हा उसे इतना चाहे कि वो अपने पुराने सारे दुख भूल जाए। कनकलता बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दिनेश बोला, उस दिन सरगम को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। रघुवर दयाल जी को भी आज सरगम सयानी दिख रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि कितनी प्यारी बच्ची है, बस थोड़ी अल्लड़ ही तो है, फिर भी लोग न जाने क्यों इसे पसंद नहीं करते। जगजीवन राम जी ने सरगम को देखा तो बस देखते ही रह गए और उसके पास जाकर बोले, सरगम बिटिया, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सरगम बोली, हाँ, आज ना मुझे मामी ने तैयार किया है, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। ये गहने, ये लहंगा, ये चूड़ियाँ, ये सब मुझे चुभ रहे हैं। देखो तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही। कोई बात नहीं बिटिया, आज शादी है ना, देखो सभी ने नई पोशाकें पहनी हैं, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। कालिंदी की विदा हो जाए तो फिर तुम अपना वही पुराना वेश धर लेना। जगजीवन राम जी बोले, ठीक है, लेकिन सहन नहीं हो रहा मुझसे। सरगम बोली, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, सह लो बिटिया। जगजीवन राम जी बोले, हाँ ठीक है, और इतना कहकर सरगम चली गई। वो पूरे ब्याह में यहाँ से वहाँ हिरनी की तरह कुलांचें भरती रही, कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर। उसे देखकर संतोषी उसे टोकते हुए कहती है, तू घड़ी भर शांत होकर नहीं बैठ सकती? कालिंदी के ससुराल वाले तुझे देखकर न जाने क्या सोचते होंगे, तो सोचने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सरगम बोली, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है, क्या सबके सामने हमारी नाक कटाएगी? संतोषी बोलती रही और सरगम तो चिकना घड़ा थी। उसे क्या फर्क पड़ रहा था, वो तो अपनी ही धुन में मस्त थी। कालिंदी का ब्याह बहुत अच्छे से निपट गया, विदा भी हो गई और 1-2 दिन में धीरे धीरे सभी मेहमान भी जाने लगे। जगजीवन राम जी भी अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए और रघुवर दयाल जी के पास आकर बोले, एक बात कहूँ मित्र? हाँ कहो मित्र, मुझसे कैसा संकोच? रघुवर दयाल जी बोले, मैं अपने पोते संयम के लिए तुम्हारी सरगम का हाथ मांगता हूँ। जगजीवन राम जी बोले। रघुवर दयाल जी ने ये सुना तो उन्हें कुछ अटपटा लगा और वे बोले, अभी वो 16 साल की ही तो है, ऊपर से अल्लड़ और मासूम, वो क्या समझ पाएगी शादी का मतलब? फिर तुम्हारा पोता तो टेलीफोन विभाग में इंजीनियर है, मेरी सरगम से उम्र में बड़ा भी तो होगा, और क्या वो ये रिश्ता मंजूर करेगा? तुम बस हाँ कर दो मित्र, मैं सबको मना लूंगा, लेकिन सरगम जैसी प्यारी बच्ची मेरे परिवार में ही बहू बनकर आनी चाहिए। लेकिन मैं पहले तो सबसे पूछ लूं। रघुवर दयाल जी बोले, मैं 2 दिन और रुक जाऊंगा यहाँ, तुम सबसे सलाह मशवरा कर लो, अब तो हाँ का जवाब लेकर ही यहाँ से हटूंगा। जगजीवन राम जी बोले। रघुवर दयाल जी ने घर में इस विषय पर सबसे बात की, पर बाबूजी, वो तो अभी 18 की भी नहीं हुई, ऊपर से अल्लड़, कुछ भी तो नहीं जानती वो, सिवाय पेड़ों से आम और अमरूद तोड़े जाने के अलावा। दिनेश बोला,
कनकलता भी नहीं चाहती थी कि अभी सरगम का ब्याह हो, लेकिन संतोषी को ये अच्छा मौका मिला था सरगम को अपने घर से भगाने का। और वो बोली, घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आया है, ऊपर से लड़का इंजीनियर है, उम्र में थोड़ा ही बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा 25 का होगा, और तुम्हारी लाडली के पास ऐसी कौन सी डिग्रियां धरी हैं कि आसानी से उसका ब्याह हो जाएगा। घर के कामों में भी निपुण नहीं है, कल को कैसे करोगे उसका ब्याह। अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो फिर कोई नहीं आएगा तुम्हारे द्वारे रिश्ता मांगने। लड़की में केवल रूप ही रूप है, गुण नहीं। संतोषी की बात सुनकर रघुवर दयाल जी सोच में पड़ गए, आखिर क्या कहें। लेकिन संतोषी ने आखिरकार अंत में रघुवर दयाल जी से हाँ करा ही ली। ये खबर सुनकर जगजीवन राम जी फूले न समाये और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गए खुशखबरी लेकर। और जब उनके पोते संयम ने ये बात सुनी तो वो अड़ गया कि ब्याह न करेगा। लड़की उम्र में छोटी, ऊपर से 8वीं तक पढ़ी, आखिर वो इंजीनियर है, कम से कम ग्रेजुएट लड़की की कामना तो कर ही सकता है। और इधर जगजीवन राम जी भी अड़ गए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक संयम हाँ नहीं कहेगा वो एक बूंद जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। उन्हें इसी तरह पूरा एक दिन हो गया। पानी न पीने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बिगड़ती हुई हालत देखकर संयम को मजबूरी में हाँ करनी ही पड़ी। संयम की हाँ सुनते ही जगजीवन राम जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के लिए संयम के हाँ करते ही पूरा परिवार सरगम को देखने गया, लेकिन संयम नहीं गया। वो बोला, दादाजी आपने जब सब कुछ तय कर ही लिया है तो लड़की को देखने का क्या फायदा। मेरी हाँ या ना से क्या फर्क पड़ने वाला है। उसे नापसंद करने से थोड़ी ही मेरी शादी उससे टल जाएगी। पूरे परिवार ने जब लड़की देखा तो वो सबको बहुत पसंद आ गई। सब बोले बस थोड़ी नादान है, उम्र कम है ना, इसलिए। बड़ों की मर्जी से सरगम और संयम का रिश्ता पक्का भी हो गया और 2-3 महीने बाद शादी की तिथि भी निकल आई। इस शादी से सबसे ज्यादा खुश संतोषी थी और कनकलता सबसे उदास। कनकलता को ये बात खटक रही थी कि आखिर लड़का सरगम को देखने क्यों नहीं आया। सबने तो सरगम को पसंद कर लिया, लेकिन अगर लड़के को सरगम ना पसंद आई तो। उसने ये बात दिनेश से भी कही तो दिनेश बोला, ये बात तो मुझे भी खटक रही है, न जाने हमारी सरगम के नसीब में क्या लिखा है। बस ऐसे ही सबके मन की उधेड़ उनके बीच शादी की तैयारियां होती रहीं। सरगम के लिए तो शादी का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छा अच्छा खाने से था। उसे ये नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी एक अलग सी दुनिया में कदम रखने जा रही है। वो इन सब से बिल्कुल बेखबर सी अपनी शादी का जश्न मनाने में लगी हुई थी। और फिर वो दिन भी आ ही पहुंचा जिसका जगजीवन राम जी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। संयम दूल्हा बनकर घोड़ी में चढ़ा और फिर आ पहुंचा सरगम के द्वारे बारात लेकर। संतोषी और रघुवर दयाल जी ने बड़ी ही धूमधाम से दूल्हे और बारातियों का स्वागत किया। ब्याह की रस्में शुरू होते होते रात हो चुकी थी। दुल्हन को फेरों की रस्म के लिए बाहर मंडप में बुलाया गया। सरगम को संभालने के लिए कनकलता को उसके साथ आना पड़ा। वो सरगम के पीछे बैठकर सारे वक्त बस उसे ही संभालती रही। पेट्रोमैक्स के उजाले में सारी रस्में निभाई जा रही थीं। संयम भी लालायत था अपनी दुल्हन को देखने के लिए। उसने कितने भी नाराजगी में ब्याह किया हो, लेकिन अब तो उस लड़की को उसकी गांठ से जोड़ दिया गया था, ताउम्र के लिए ही। अब वो उसकी जीवन संगनी थी। नाराजगी उसे अपने घर वालों से थी। इस मासूम लड़की का भला इसमें क्या दोष। इससे भी तो बिना पूछे इसका ब्याह मेरे संग तय कर दिया गया होगा। इसने भी तो मुझे अब तक नहीं देखा। ये सब सवाल संयम के मन में चल रहे थे और वो उनके जवाब भी खुद ही ढूंढ रहा था। वो बार बार अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। कनकलता जरा भी सरगम का घूंघट उठने नहीं दे रही थी। बार बार सरगम और उसके जोड़े को संभाल देती। संयम को केवल अपनी दुल्हन के मेहंदी लगी हथेलियां और महावर लगे पांव ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसे तो अपनी दुल्हन का मुखड़ा देखना था, जो कि वो नहीं देख पा रहा था। ब्याह की रस्में भी पूरी हो गईं, लेकिन संयम अपनी दुल्हन का मुखड़ा नहीं देख पाया। ब्याह के सारे कार्य संपन्न हो चुके थे। अब विदाई का वक्त था। कनकलता और दिनेश फूट फूट कर रो पड़े। 2-4 झूठे आंसू संतोषी ने भी बहा लिए, लेकिन रघुवर दयाल जी अपनी सोन चिरैया को विदा होते देख स्वयं को नहीं संभाल पा रहे थे। खुलकर रो भी नहीं सकते थे। पुरुष जो ठहरे, क्योंकि समाज में रोने वाला नियम पुरुषों पर लागू नहीं होता, ये तो केवल स्त्रियों के लिए ही बना है। लेकिन कितना रोकते स्वयं को, आखिरकार फपक ही पड़े। और वहीं सरगम की आंखों में न आंसू थे, न मन में कोई दुख। वो खुशी खुशी विदाई वाले तांगे में जा बैठी, बिना आंसू बहाए। उसे ऐसे देखकर सब दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। कनकलता ने बात को संभालते हुए कहा, अभी बच्ची है, उम्र ही क्या है बेचारी की। वो तो समधी साहब जिद कर बैठे कि उन्हें तो सरगम को अपने पोते की बहू बनाना है।
इसलिए ब्याह जल्दी करना पड़ा, नहीं तो अभी हम लोग इसका ब्याह करते ही नहीं, जब तक थोड़ी अक्ल न आ जाती। वैसे भी गांव वाले तो सरगम की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थे ही, और जगजीवन राम जी भी सरगम को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ के मेहमानों को भी ठीक तरह से समझा दिया कि बहू थोड़ी नादान है। विदा हो गई और रघुवर दयाल जी के घर को सूना करके सरगम ससुराल आ पहुंची। बहू का स्वागत विधिवत किया गया। सारे नेकचार निभाने के बाद बहू को खाना वाना खिलाया गया। जगजीवन राम ने अपनी बाल विधवा बेटी दमयंती से कहा, बेटी बहू का जरा ध्यान रखना, अभी अल्लड़ है, रीति रिवाजों को ठीक से नहीं जानती, अगर कोई कुछ कहे तो जरा संभाल लेना। ठीक है बाबूजी, दमयंती बोली। बेचारी दमयंती का विवाह बचपन में हो गया था। जगजीवन राम जी ने सोचा था कि 7-8 साल में दमयंती का विवाह करके 16-17 साल में गौना कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके दामाद को 10 साल का होते ही सांप डस लेगा और वो काल के गले में चला जाएगा। बेचारी दमयंती भी तब 9वें साल में ही थी। जगजीवन राम जी का दामाद दमयंती से केवल 1 साल ही बड़ा था। जगजीवन राम जी तब रोते किलकते रह गए थे। इकलौती बेटी, वो भी बाल विधवा। उन्होंने कोशिश भी की कि दमयंती का दूसरा ब्याह हो जाए, लेकिन घर वालों और रिश्तेदारों ने ही इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर उन्होंने बाल विधवा बेटी का दोबारा ब्याह किया तो वे सब उनके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, इसलिए वे उसका दोबारा ब्याह ना करा सके, और उन्होंने फिर दमयंती को उसके ससुराल भी नहीं भेजा। जगजीवन राम जी बोले, ससुराल में वे लोग केवल उसे नौकरानी ही बनाकर रखेंगे, उसके वहाँ कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है ये मेरे घर पर ही रहे, कम से कम सदैव मेरी आंखों के सामने ही तो रहेगी। दमयंती भी अपने भाई भाभीियों के साथ मायके में ही रम गई, सबका काम करती रहती और मुंह से कभी उफ भी ना करती, इसलिए वो किसी को खटकती भी नहीं थी। साल में 2 सफ़ेद धोती मिल जाती और खाने को खाना, इतना काफ़ी था उसके लिए। अपने और भी भतीजों के अलावा दमयंती का अपने भतीजे संयम से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि बचपन से ही संयम अपनी माँ के पास कम अपनी दमयंती बुआ के पास ज्यादा रहता था। संयम की माँ सुभद्रा के पास घर की भी जिम्मेदारियां थीं, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी बहू थी, और सुभद्रा की सास उसके ससुराल आने से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। फिर सुभद्रा के संयम के अलावा और भी 2 संयम के छोटे भाई बहन थे। संयम सब में बड़ा था, इसलिए सुभद्रा ने संयम की जिम्मेदारी अपनी ननद दमयंती को सौंप दी थी। संयम अपनी माँ सुभद्रा की तो कम, लेकिन दमयंती की ज्यादा बात मानता था। एक तरह से दोनों के बीच माँ बेटे जैसा ही रिश्ता था। ये बात जगजीवन राम जी बहुत अच्छी तरह से जानते, इसलिए वे चाहते थे कि सरगम की देखभाल दमयंती करे, उसे तौर तरीके से वाकिफ कराए, और दमयंती ने ये जिम्मेदारी ठीक से उठाई भी। रात को दमयंती ने ही सरगम का सब श्रृंगार किया, जबकि इस बात का विरोध दमयंती की छोटी भाभी ने किया कि सुहागन का श्रृंगार बाल विधवा कैसे कर सकती है। लेकिन सुभद्रा को इससे कोई ऐतराज न था। वो अपनी देवरानी से बोली, छोटी बहू किस जमाने में जी रही हो? किसने कहा कि अगर दमयंती बिन्नू सरगम बहू का श्रृंगार करेगी तो अपशकुन हो जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, मैं ये सब नहीं मानती। सुभद्रा के विचार सुनकर जगजीवन राम जी भी खुश हुए। सरगम को तैयार करके दमयंती ने सरगम को उसके फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया और बोली, सरगम, संयम आए तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श कर लेना। मेरे दूल्हे का नाम संयम है ना बुआ जी? सरगम ने पूछा। हाँ, अच्छी बहुएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती। दमयंती बोली। नाम नहीं लेती तो फिर क्या कहती हैं? सरगम ने पूछा। सुनिए जी, ए जी, ऐसे पुकारा करो संयम को। दमयंती बोली। ठीक है बुआ जी, मैं अब से नाम ना लूंगी। सरगम बोली। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ, ये पान रखा है, संयम को खिला देना। इतना कहकर दमयंती चली गई। काफी रात गए संयम अपने दोस्तों से फुर्सत पाकर अपने कमरे में आया। दमयंती ने उससे कमरे में जाने को कहा। संयम ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया और धीरे से कमरे के किवाड़ लगाए, उसने देखा कि सरगम बिस्तर पर पैर पसार कर सोई पड़ी है। वो उसके पास गया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। लालटेन की पीली रोशनी में लाल जोड़े और गहनों से लदी सरगम बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी मुदी पलकें, गुलाब की पंखुड़ियों के समान होठ उसकी खूबसूरती की गवाही दे रहे थे। मेहंदी से रची हथेलियाँ, लाल लाल चूड़ियों से सजी सुंदर गोल कलाइयाँ, महावर रंगे पाँव जिसमें घुंघरू वाली पायल थी। सरगम ने करवट ली तो चूड़ियाँ और पायल साथ साथ बज पड़ी और इधर संयम के दिल में हलचल सी मच गई। संयम ने आज पहली बार अपनी दुल्हन का मुंह देखा था और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सच में दादाजी ने उसके लिए नायाब और खूबसूरत मोती चुना था। वो सच में सरगम को पाकर निहाल उठा।
वो आज स्वयं को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। फिर उसने धीरे से सरगम को चादर ओढ़ा दी, बिस्तर से एक तकिया उठाया, फर्श पर चटाई बिछाई और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया। भोर हो चुकी थी, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। शायद 5 बज चुके थे। दमयंती बुआ ने कमरे के किवाड़ों की कुंडी को हौले से खटकाया। सरगम तो कुंडी के खटकाने की आवाज से नहीं उठी, क्योंकि उसे तो जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन संयम उठ गया और दरवाजा खोला। दमयंती बुआ बोली, बहू कहाँ है? आज उसे पूजा करके रसोई छूनी है और कुछ पकवान भी बनाने होंगे। संयम ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रही आपकी प्यारी बहू, जगा लीजिए। दमयंती ने जैसे ही कमरे का नजारा देखा तो वो कमरे की हालत देखकर अबाक रह गई। नीचे चटाई और बिस्तर पर बहू, इसका मतलब है कि... तब संयम बोला, मैं जब कमरे में पहुंचा तो वो सो चुकी थी। सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए उसे जगाना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं भी जाता हूँ, तैयार होता हूँ। दमयंती बुआ ने मन में सोचा कि कितना समझदार है संयम। सरगम को उसने अभी से इतना समझ लिया। भगवान करे इनका रिश्ता ऐसे ही बना रहे। फिर सरगम को दमयंती बुआ ने जगाया। जगाते ही सरगम ने पूछा, बुआ जी, रात को तो मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया ही नहीं। मैं उसका इंतजार करते करते सो गई। वो आया था बहू, लेकिन तू सो गई थी, इसलिए उसने तुझे जगाया नहीं। दमयंती बुआ बोली। दमयंती उसे बाहर ले गई, उसे तैयार किया, साड़ी पहनने में उसकी मदद की और रसोई में पूरे समय उसी के साथ लगी रही। सरगम को रसोई का काम बहुत ही उबाऊ लग रहा था। दमयंती बोली, बहू तू बस इन सब में हाथ लगा दे, बाकी सब मैं कर लूंगी। सारा खाना दमयंती ने ही तैयार किया। जगजीवन राम जी तो सारी सच्चाई जानते थे कि सरगम को घर के कोई भी काम नहीं आते, इसलिए उन्होंने सबको हिदायत दे दी कि अगर बहू से कुछ ना बने तो उसे ताने मत मारना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अभी भी घर पर जगजीवन राम जी का वर्चस्व था, इसलिए उनकी बात को कोई भी नकार नहीं सकता था। सरगम को कोई भी कुछ नहीं कहता। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। सरगम दिन भर कुछ ना कुछ रस्में निभाती रही। फिर रात हुई और दमयंती बुआ ने सरगम को फिर से तैयार करके बैठा दिया। सरगम ने आज भारी साड़ी पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए आज दमयंती ने उसे हल्की साड़ी पहनाई। सरगम को गहने भी पसंद नहीं थे, इसलिए दमयंती ने उसे बिल्कुल थोड़े से ही गहने पहनाए। फिर दमयंती बोली, आज मत सोना, आज दूल्हे से थोड़ी सी ही सही, लेकिन बातें जरूर कर लेना। ठीक है बुआ, नींद ना आई तो देखूंगी। सरगम बोली, ये रहे पान, और आज जरूर खिला देना। दमयंती बुआ जाते जाते हिदायत दे गईं। संयम रात को कमरे में आया तो सरगम जाग रही थी। संयम ने दरवाजे बंद किए तो सरगम ने उसके चरण स्पर्श किए। फिर बोली, लो पान खा लो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। सरगम की बात सुनकर संयम हंस पड़ा। अरे हंस क्यों रहे हो? सरगम बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। लाओ मुझे पान दे दो और तुम सो जाओ। संयम बोला, ठीक है। इतना कहकर संयम ने उसे पान दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। संयम ने भी चटाई बिछाई और लेटने लगा तो सरगम बोली, तुम फर्श पर लेटोगे? हाँ, बिस्तर पर तो जगह ही नहीं रहती, तुम पाँव पसार कर जो सोती हो। मैंने रात को देखा था। संयम बोला, सच में मैं इस तरह सोती हूँ? सरगम ने पूछा। हाँ, तुम ऐसे ही सोती हो। संयम बोला, तो तुम नीचे ही लेट जाओ। तुम अगर बिस्तर पर लेटे तो कहीं भूल से पाँव लग गया तो मुझे पाप पड़ेगा। मामी ने समझाया था कि पति को पाँव नहीं लगना चाहिए। सरगम बोली, ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ, मैं फर्श पर ठीक हूँ। संयम बोला, तुम कितने अच्छे हो, अपना बिस्तर मुझे दे दिया। सरगम बोली, इस कमरे में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा भी तो है। मैं भी। संयम ने बाद वाले शब्द धीरे से कहे। तुम सच कहते हो, ये सब अब मेरा भी है? सरगम ने पूछा। हाँ, सब कुछ। संयम बोला, तुम सच में बहुत अच्छे हो। और इतना कहकर सरगम सो गई। और तुम कितनी भोली हो, मेरे मन की बात ही नहीं समझती। संयम ने मन में कहा। दूसरी रात भी अल्लड़ सरगम ने संयम के मन की बात को ना समझा। संयम के नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव भी था। अपनी नई नवेली दुल्हन से वो जी भरकर बातें करना चाहता था, लेकिन शायद इन सब का उसके जीवन में अभी समय नहीं आया था। यही सोचते सोचते संयम की आंख लग गई। सुबह हुई और फिर से दमयंती बुआ ने दरवाजा खटखटाया और आज भी संयम ने ही दरवाजा खोला। दमयंती ने देखा, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा। कितनी नादान है ये लड़की, कुछ भी नहीं जानती। मैंने कितना समझाया था, लेकिन समझी ही नहीं। दमयंती ने मन में सोचा। फिर संयम से बोली, संयम, आज पगफेरे की रस्म के लिए तुझे बहू को लेकर उसके मायके जाना होगा और शाम तक लौटना भी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। तांगे वाला बस आता ही होगा। मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं बहू को जगाकर उसे तैयार कराती हूँ
और इतना कहकर दमयंती ने सरगम को जगाया। सोने दो ना बुआ जी, सरगम बोली। बहू अपने नाना जी से मिलने नहीं जाओगी? दमयंती बोली। हाँ, नाना जी से मिलने तो मुझे जाना है, सरगम बोली। तो फिर तैयार हो जा बहू, देख तांगे वाला भी आ गया है, दमयंती बोली। दमयंती की बात सुनकर सरगम जाग पड़ी, क्योंकि उसे तांगे में सैर करने में बहुत मजा आता था। वो दमयंती के संग तैयार होने चल पड़ी। उधर संयम भी तैयार होने चला गया। तैयार होने के बाद दमयंती ने दोनों को नाश्ता कराया। फिर सरगम से कहा कि सबका आशीर्वाद ले लो, मैं तब तक कुछ नाश्ता बांध देती हूँ और सुराही में पानी भरे देती हूँ। सबका आशीर्वाद लेकर सरगम तांगे में जा बैठी। दमयंती ने प्यार से सरगम का माथा चूमते हुए कहा, बहू अपना ख्याल रखना, नाश्ता और पानी मैंने तांगे में रखवा दिया है, शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट आना। डकैतों का डर रहता है रास्ते में, इतना जेवर जो पहनकर जा रही हो। फिक्र मत करो बुआ, हम अंधेरा होने से पहले ही लौट आएंगे, संयम बोला। फिर दोनों चल पड़े सरगम के मायके की ओर। दोनों घर पहुंचे तो कनकलता ने फौरन ही सरगम को सीने से लगा लिया। कालिंदी भी तब वहीं थी और उसने सरगम को अकेले में ले जाकर पूछा, जीजा जी कैसे हैं? मैं क्या जानूं, ठीक ही होंगे, सरगम बोली। क्यों, तूने पान नहीं खिलाया? कालिंदी ने पूछा। खिलाया था ना, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि पान मुझे दे दो और तुम सो जाओ, सरगम बोली। सरगम की बात सुनकर कालिंदी अचरज में पड़ गई और उसने ये बात कनकलता से बता दी। कनकलता हैरान हो गई। उसने संयम को अकेले में बुलाकर बात की। संयम ने सब सच बता दिया और बोला, मामी जी आप घबराइए नहीं, वो थोड़ी भोली है, समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। अगर जबरदस्ती करके मैं उसे पा भी लूं तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफरत नहीं प्रेम करे। संयम की बात सुनकर कनकलता को बहुत तसल्ली और उसने संयम से पूछा, आपको सरगम पसंद तो है ना? क्योंकि आप उसे देखने नहीं आए थे, इसलिए थोड़ी चिंता थी। वो इतनी भोली और नादान है कि भला उसे कौन पसंद नहीं करेगा। मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्रेम हो गया था। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे प्रेम करने लगे। जब मन मिल जाएंगे तो तन भी मिल जाएंगे, ऐसी भी जल्दी क्या है, सारी उम्र पड़ी है, पहले हम एक दूसरे को समझ तो लें, संयम बोला। संयम की बातें सुनकर कनकलता बोली, दामाद जी हम धन्य हो गए आप जैसा दामाद पाकर। आपके उच्च विचारों ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं सरगम की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी सरगम को हमेशा खुश रखेंगे। कनकलता ने दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया। संयम और सरगम को सगुन देकर विदा किया। तांगे में पूरे घर के लिए मिठाइयाँ, फल और कपड़े भी भिजवाए। अंधेरा होने से पहले दोनों घर भी पहुंच गए। 2-4 दिन संयम घर पर रहा, लेकिन वो अब भी फर्श पर चटाई बिछाकर ही सोता और सरगम ऊपर पलंग पर। अब संयम की छुट्टियां भी खत्म होने को आई थीं, जो उसने अपनी शादी के लिए ली थीं, इसलिए उसे अपनी नौकरी पर शहर वापस जाना था और उसने सरगम से इस विषय पर रात को बात की। सरगम उस समय सोई नहीं थी, बस लेटी थी। सरगम सो गई क्या? संयम ने पूछा। नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो? सरगम बोली, मैं परसों शहर चला जाऊंगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। संयम बोला, तो क्या तुम शहर में रहते हो? सरगम ने पूछा। हाँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ ना, संयम बोला। मुझे भी शहर देखना है, सरगम बोली। तो चलोगी मेरे संग? संयम बोला। हाँ हाँ चलूंगी, मुझे तुम ले चलोगे ना? सरगम ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, तो कल मैं बुआ जी से कह दूंगा, वो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी तैयारी बना देंगी, संयम बोला। बहुत अच्छा रहेगा, तुम कितने अच्छे हो, सरगम बोली। सच में मैं अच्छा हूँ, तुम्हें पसंद हूँ? संयम ने पूछा। हाँ तुम सच में बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो। तुम लड़ते भी नहीं हो। मेरे गांव के तो सब लड़के मुझसे लड़ा करते थे, मेरे अमरूद भी छीन लेते थे, सरगम बोली। संयम ऐसे ही सरगम से बातें करता रहा और कुछ देर बाद सरगम सो गई। सुबह हुई। संयम ने सबसे कहा कि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब वो वापस शहर जाएगा। सरगम को भी वो साथ ले जाना चाहता है। संयम की बात घर की औरतों को पसंद नहीं आई। सबने कहा, बहू को अभी यहीं रहकर कुछ काम धाम सीखने दो, बड़ों की कुछ सेवा कर लेने दो, फिर तो जिंदगी भर उसे तेरे साथ ही रहना है। लेकिन संयम ना माना। उसकी ये बात उड़ते उड़ते जगजीवन राम जी तक पहुंची और वो बोले, ये ठीक है कि बहू को यहाँ कुछ दिन रहकर हम सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी उनका नया नया ब्याह हुआ है, उनके खेलने खाने के दिन हैं, साथ में जाने दो दोनों को। बहू फिर कभी यहाँ रहकर हम सबकी सेवा कर लेगी। अब जगजीवन राम जी की बात टालने की किसी में हिम्मत ना थी और आखिरकार परिवार वालों को सरगम को संयम के साथ शहर भेजना ही पड़ा। संयम शहर में सरकारी घर में रहता था
और पूरी कॉलोनी में सब उसके ही ऑफिस के लोग रहते थे। सबसे संयम का अच्छा व्यवहार था। जब सबने संयम को सरगम के साथ देखा तो बोले, बताया भी नहीं और अकेले अकेले ही ब्याह के लड्डू खाकर आ गए। सब बहुत जल्दीबाजी में हुआ। दादाजी को लड़की पसंद आ गई तो मैंने भी हाँ कर दी ब्याह के लिए। संयम बोला, कोई बात नहीं भाई, बधाई हो। सबकी बधाई पाकर संयम और सरगम घर के भीतर पहुंचे। इतने दिनों से घर बंद था, इसलिए घर बहुत गंदा पड़ा था। उसने सरगम से कहा कि तुम कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तब तक सफाई करता हूँ। संयम ने घर साफ करके नहाया और फिर सरगम से बोला, उठो मैं चाय बनाता हूँ, तब तक तुम घर से लाया हुआ खाने का सामान निकालो। संयम ने पाउडर वाला दूध घोलकर चाय बनाई और सरगम ने खाने का सामान निकाला। खाने का सामान बंधे रहने से खाने लायक नहीं रह गया था, इसलिए दोनों ने चाय बिस्किट से ही काम चला लिया। शाम हुई। संयम ने सरगम से कहा, दरवाजा ठीक से बंद कर लो, मैं सब्जी लेकर और कुछ राशन लेकर अभी आया। सामान लेकर संयम लौट आया और उसने ही शाम को खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया, फिर संयम ने ही बर्तन धुलकर रखे। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, फिर सरगम पलंग पर और संयम सोफे पर सो गया। ऐसे ही दोनों की दिनचर्या चल रही थी। संयम सुबह सारा काम करता, सफाई करता, खाना बनाता और फिर ऑफिस चला जाता। शाम को भी वो ऑफिस से आकर खाना बनाता, बर्तन धोता। उनके घर के बगल में ही ऑफिस में संयम के साथ काम करने वाले जोशी जी रहते थे, जिनसे संयम का अच्छा व्यवहार था। मिसेज जोशी से संयम ने कहकर सरगम के लिए 2-4 जोड़ी सलवार कमीज और कुछ उसकी जरूरत का सामान भी मंगवा लिया था। मिसेज जोशी को संयम दीदी कहता था और जोशी जी को भाई साहब। मिसेज जोशी ने संयम से कहा भी कि काम के लिए बाई क्यों नहीं लगवा लेते हो, तो संयम बोला, दीदी आप सरगम को तो जानती ही हैं, कितनी भोली है, इसलिए बाहर वालों को घर में बुलाना ठीक नहीं। मिसेज जोशी का नाम वसुधा था। उनकी एक बेटी थी जो कि 9वीं में पहुंची थी। उसका नाम अवंतिका था। वो जब स्कूल की ड्रेस पहनकर बालों में रिबन से 2 चोटी बनाकर स्कूल जाती तो सरगम का भी मन करता कि वो भी स्कूल जाए, और ये बात उसने संयम से कही। संयम ने सोचा कि ये बात पहले उसके मन में क्यों नहीं आई कि सरगम का स्कूल में एडमिशन करवा दे। स्कूल जाएगी तो कुछ सीखेगी ही और घर पर रहकर बोर भी नहीं होगी। ये बात उसने वसुधा दीदी से कही और वसुधा दीदी बोली, यही ठीक रहेगा सरगम के लिए। स्कूल की प्रिंसिपल से मेरी जान पहचान है, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। और थोड़ी सोच सिफारिश के बाद आखिरकार सरगम को स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन मिल ही गया। नई नई किताबें और स्कूल की ड्रेस को देखकर वो चहक उठी और संयम के लिए एक काम और बढ़ गया, सरगम को पढ़ाने का। लेकिन संयम के पास तो बहुत संयम था और उसने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार सरगम ने अच्छे नंबरों से 9वीं पास कर ली। लेकिन इतने दिन साथ रहकर भी सरगम के मन में संयम के लिए प्यार का अंकुर न फूटा। वो तो उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। अब सरगम 10वीं में पहुंच गई थी और वो 18 की पूरी होने वाली थी। तब लड़कियां जवानी में कदम रखते हुए तरह तरह की बातें करने लगती हैं। सरगम की कक्षा में भी कुछ ऐसी ही लड़कियां थीं। वसुधा की बेटी अवंतिका भी उसकी ही कक्षा में पढ़ती थी और वो भी सरगम से ऐसी बातें करती तो सरगम उसे झटक देती, कहती मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो घर पर आकर संयम से भी सब कुछ बता देती और संयम उसकी नादानी पर मन ही मन हंसता और कहता कुछ भी नहीं। ऐसे ही 1 साल और बीत गया। अब सरगम की 10वीं की परीक्षाएं चल रही थी। उस दिन आखिरी पेपर था। उसकी तबीयत अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आखिरी पेपर था। उसने संयम से कहा तो संयम ने सोचा थकावट का बुखार है, रात रात भर पढ़ती रही इसलिए बुखार आ गया होगा। उसने सरगम को बुखार की गोली दे दी और सरगम पेपर देने चली गई। दवा खाकर सरगम को बेहतर लग रहा था। उसने आराम से पेपर दिया। वो अवंतिका के संग घर वापस लौट रही थी तो तभी जोरों की बारिश होने लगी और वो पूरी तरह से भीग गई। जैसे तैसे दोनों घर पहुंची। तब तक दवा का असर खत्म हो चुका था और सरगम को फिर बुखार हो गया। उसे घर पहुंचना मुश्किल हो गया था, जबकि स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे तैसे वो घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और सोफे पर वैसे ही गीले कपड़ों में लेट गई। उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, शायद इसलिए कपड़े बदलने का होश न रहा। आज संयम जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसे सरगम का पेपर चेक करना था कि उसका आज का पेपर कैसा गया है। दूसरी चाबी उसके पास रहती थी, इसलिए वो चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने देखा कि सरगम ने तो आज कपड़े भी नहीं बदले और ऐसे ही सो गई। तो उसे जगाने के लिए जैसे ही उसने हाथ लगाया तो सरगम का बदन आग की तरह तप रहा था।
गीले कपड़ों ने उसके ताप को और भी बढ़ा दिया था। कपड़े बदलने भी जरूरी थे। संयम ने हिम्मत करके सरगम के कपड़े बदले, सूखे कपड़े पहनाकर उसे बिस्तर पर लेटाया और वसुधा से कहा कि सरगम की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।